प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित में इकाई 10 लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक के अंतर्गत अपवर्तक अपवर्त्य को परिभाषित करेंगे एवं इन पर आधारित अभ्यास 10A के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम अपवर्तक को समझेंगे कि अपवर्तक क्या है। जैसे यदि हम 12 के गुणनखंड देखें, यदि 12 के हम देखें तो 1 गुणे 12 का मान 12 के बराबर मिलेगा। इसी प्रकार से यदि 12 का दूसरा 2 गुणे 6 करते हैं तो देख रहे हैं 2 गुणे 6 का मान भी 12 के बराबर प्राप्त होगा। इसके बाद यदि 12 को देखें तो 3 गुणे 4 भी 12 मिलता है, या कह सकते हैं 4 गुणे 3 4 तेईं 12। इसके बाद 12 बराबर यदि देखें 6 गुणे 2 6 दुनाई 12, या 12 गुणे 1। इस प्रकार से देख रहे हैं संख्या 12 1 2 3 4 6 और 12 से विभाजित हो जाती हैं। तो 12 की यदि देखा जाए तो जो संख्या 12 है वह 1 2 3 4 6 और स्वयं 12 से विभाजित हो जाएगी। तो यही संख्याएं संख्या 12 की अपवर्तक कहलाएंगी। इस प्रकार से अपवर्तक की परिभाषा बनती है कि कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं संख्या 12 1 2 3 4 6 और 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, इसलिए संख्याओं 1 2 3 4 6 12 को हम 12 के अपवर्तक कहेंगे। इस प्रकार से अपवर्तक की परिभाषा मिल जाती है। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे हमने यहाँ इस उदाहरण में देखा, संख्या 12 की अपवर्तक 1 2 3 4 6 और 12 होंगे। इसी प्रकार से यदि हम संख्या 6 के अपवर्तक लिखें तो संख्या 6 के अपवर्तक होंगे 6 के अपवर्तक बराबर देखा जाए 6 देख रहे हैं संख्या 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से भी विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी और स्वयं 6 से विभाजित होगी। इस प्रकार से 6 के अपवर्तक 1 2 3 6 मिलेंगे। अब इसके बाद हम अपवर्त्य को परिभाषित करेंगे। देख रहे हैं यदि संख्या जैसे 2 है, 2 में हम 1 से गुणा करेंगे बराबर 2 मिलेगा। 2 में यदि 2 से गुणा किया जाए तो 2 दुनाई 4 और 2 में यदि हम 3 से गुणा कर दें तो 2 तिहाई 6 और 2 में 4 से गुणा कर दें तो 2 चौको 8। इस प्रकार से देख रहे हैं 2 में हमने प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 4 इस प्रकार से गुणा करने पर संख्याएं क्रमशः 2 4 6 8 ये मिलती हैं। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को हम 2 के अपवर्त्य कहेंगे। इस प्रकार से संख्या 2 के अगर अपवर्त्य कहा जाए तो 2 4 6 8 मिलेंगे। इस प्रकार से अपवर्त्य की परिभाषा बनती है कि किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं उस संख्या की अपवर्त्य कहलाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं 2 के अगर हम अपवर्त्य लिखें तो देख रहे हैं 2 के अपवर्त्य मिलेंगे। 2 के अपवर्त्य बराबर होंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और यदि हम 3 के अपवर्त्य लिखें, 3 के अपवर्त्य बराबर देख रहे हैं 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 मिल जाएगा, 2 से गुणा करने पर 6,
3 से गुणा करेंगे 9, 4 से गुणा करेंगे 12, इसी प्रकार से संख्याएं प्राप्त होंगी। ये सभी 3 के अपवर्त्य कहलाएंगे। इसी प्रकार से हम प्रत्येक संख्या के अपवर्त्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी भी संख्या के अपवर्त्य उस संख्या के बराबर या उससे बड़े होते हैं। किसी भी संख्या का अपवर्त्य उस संख्या से के या तो बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। और किसी भी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या अगर देखी जाए तो अपरिमित होगी। इसमें यदि हम अपवर्त्य निकालें तो अपवर्त्यों की संख्या अपरिमित रहेगी, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक संख्या देख रहे हैं, जैसे 2 का अपवर्त्य 2 है तो प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्त्य होती है। अब हम अभ्यास 10A के प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 10A का पहला प्रश्न है, क्या स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए। देख रहे हैं स्तंभ 1, स्तंभ 2, देख रहे हैं पहले में स्तंभ 1 में 15 और स्तंभ 2 में अपवर्तक लिखे हैं। तो हमको 15 के यदि अपवर्तक देखें तो देख रहे हैं का नंबर में नहीं है, खा में भी नहीं है, और गा में देखें 1, 3, 5, 15। तो 1, 3, 5 और 15 ये देख रहे हैं ये संख्याएं 1, 3, 5 और 15 ये 15 के अपवर्तक हैं। तो हम 1 का मिलान गा नंबर से करेंगे। तो प्रश्न 1 के देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 के 1 का मिलान स्तंभ 2 के गा नंबर से होगा। 1 का मिलान हमको गा से करना है। और इसके बाद दूसरे में 24 के अपवर्तक यदि देखे जाएं तो 24 के अपवर्तक अगर देखें तो देख रहे हैं 24 के अपवर्तक में 1, 2 देख रहे हैं 3 नहीं दिया इसमें, फिर 1, 2, 3, 4, 6, 9, 9 से 24 नहीं विभाजित होगा। और इस साइड में यदि देखें इस साइड में संख्याएं दी हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24। तो ये सभी देख रहे हैं 24 के अपवर्तक हैं। तो दूसरे का मिलान अंगा नंबर से होगा। तो प्रश्न नंबर 2 1 के दूसरे पार्ट का मिलान अंगा पार्ट से होगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं तीसरा है, तीसरे में देख रहे हैं दिया है क्या 21 के अपवर्तक अगर देखे जाएं तो 21 के अपवर्तक अर्थात वे संख्याएं जो 21 से जिससे 21 विभाजित होगी उनमें अगर देखें 21 के अपवर्तक मिलेंगे। देख रहे हैं 21 के अपवर्तक में 1, 3, 7, 21। इस प्रकार से तीसरे का मिलान घा पार्ट से होगा। तीसरे का मिलान हम घा से करेंगे। इसके बाद फिर देख रहे हैं चौथा है, चौथे में 32 के अपवर्तक देखना है। तो 32 के अपवर्तक अगर हम देखें तो 32 के अपवर्तक देख रहे हैं 1 है, 32 के अपवर्तक में 1 मिल जाएगा। इसके बाद 2 और 2 के बाद 4, 8, 16, 32। इस प्रकार से चौथे का मिलान का नंबर से हो जाएगा। चौथे का मिलान हम का नंबर से कर देंगे। आप देख रहे हैं इधर 5वां बचा है और इधर देखें तो खा नंबर भी नहीं हुआ है। 5वें में देख रहे हैं 5वें में दिया है 36। 36 के अपवर्तक देखें खा नंबर में देख रहे हैं जो संख्या दी है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। ये देख रहे हैं 36 के अपवर्तक लिखे हैं। तो इस प्रकार से इस 5वें पार्ट का मिलान खा नंबर से हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में देख रहे दिया है क्या निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 में हमको दी गई संख्याओं के प्रथम 5 गुणज, गुणज से तात्पर्य अपवर्त्य हैं, गुणज कहें या अपवर्त्य कहें, तो हमको 5 अपवर्त्य लिखने हैं। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर 2 में सबसे पहले 2 के का में हमको 3 के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। तो 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज
गुणज को ही अपवर्त कहते हैं। तो 3 के प्रथम 5 गुणज मिलेंगे। देख रहे हैं 3 दुनाई 6, 9, 12, 15। तो ये 3 के प्रथम 5 गुणज होंगे। खा नंबर में 4 के प्रथम 5 गुणज लिखना है। तो 4 के प्रथम 5 गुणज देख रहे हैं मिलेंगे 4, 8, 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो ये 4 के प्रथम 5 गुणज होंगे। और फिर गा नंबर में देख रहे हैं दिया है, गा में 5 के प्रथम 5 गुणज लिखना है। तो 5 के प्रथम 5 गुणज बराबर होंगे 5 एकम 5 दुनाई 10, 5 तेई 15, 5 चौको 20, 5 पचा 25। और इसके बाद घा पार्ट में 9 के प्रथम 5 गुणज कह रहा है। तो 9 के प्रथम 5 गुणज बराबर होंगे 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45। इस प्रकार से ये 9 के प्रथम 5 गुणज होंगे। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में दिया है कि स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। तो देख रहे हैं स्तंभ 1 में संख्याएं हैं और स्तंभ 2 में देख रहे हैं जैसे का नंबर 7 का गुणज। तो देख रहे हैं 15 और इधर देखें तो 15 हमारा 7 का गुणज नहीं है, 8 का गुणज भी नहीं है, 50 का अपवर्तक भी नहीं है, 30 का अपवर्तक देख रहे हैं 30 का अपवर्तक 15 होगा। तो पहले का मिलान घा नंबर से कर देंगे। तो प्रश्न नंबर 3 में जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, इस प्रश्न नंबर 3 में पहले का मिलान घा से होगा। दूसरे में देख रहे हैं 20 और 20 देखा जाए तो 20 का अपवर्तक स्वयं का अपवर्तक होगा। तो दूसरे का मिलान अंगा पार्ट से होगा। और तीसरा देखा जाए 16 है, 16 इसमें देखेंगे 8 का गुणज, 8 का गुणज 16 होता है। तीसरे का मिलान खा से हो जाएगा। इसके बाद चौथा है 25, 25 देखें 50 का अपवर्तक है। तो चौथे का मिलान गा से होगा। और इसके बाद पांचवा है 35, 35 देख रहे हैं 7 का गुणज होता है। पांचवे का मिलान का नंबर से हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों का मिलान करेंगे। चौथे प्रश्न में दिया है, चौथे में कह रहा 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हों। तो ये हम 7 के अपवर्त लिखें तो क्रमशः 7, 7 दुनाई 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 सता 49, 7 अठे 56, 7 नाई 63, 7 दहम 70। और 70 में देख रहे हैं 7 जोड़ेंगे 77 मिल जाएगा। तो 11 सते 77, 12 में 7 से गुणा करेंगे 12 सते 84 और 13 में 7 से गुणा करते हैं 13 सते 91। और इसके बाद 14 में 7 से गुणा करेंगे 14 सत्ते 98। तो इस प्रकार से 100 से कम ये 7 के अपवर्त हैं। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं पांचवें प्रश्न में दिया है कि 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हम संपूर्ण संख्या को जानेंगे। संपूर्ण संख्या क्या होगी? यदि किसी संख्या के सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या का दूना हो तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम 496 के सभी अपवर्तकों को लिखेंगे और फिर यदि उन अपवर्तकों का योगफल 496 का दूना प्राप्त हो जाता है तो फिर संख्या 496 एक संपूर्ण संख्या होगी। तो ये हमको दिखाना है, सिद्ध करना है कि 496 एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हम 496 के पहले सभी अपवर्तकों को ज्ञात करेंगे। 496 के सभी अपवर्तक
496 के सभी अपवर्तक यदि हम निकालें तो देख रहे हैं 1 से तो प्रत्येक संख्या कट जाएगी, और 2 से यदि विभाजित करते हैं तो देख रहे हैं 2 दूनाई 4, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, 2 से भी विभाजित हो जाएगी। 4 से देखें 4 एकम 4, 4 दूनाई 8 और 4 चौको 16, 4 से भी कट जाएगी। इसके बाद 8 से यदि देखें 8 छंग 48, 8 दूनाई 16, 8 से भी विभाजित हो रही है। इसके बाद इस 16 से देखें 16 48, एक बचेगा 16, तो देख रहे हैं 16 48 यानी 16 भी इसका एक अपवर्तक है। इसके बाद देख रहे हैं जब 16 से हम विभाजित करते हैं तो 16 48 और 16 एकम 1 यानी 31 गुणनखंड मिलता है, तो इसलिए यह संख्या 31 से भी विभाजित होगी, अर्थात 31 इसका अपवर्तक मिलेगा। आप देख रहे हैं 31 दूनाई 62 और 62 में यदि हम फिर 2 से गुणा कर दें तो 62 दूनाई देख रहे हैं 2 दूनाई 4, 2 छंग 12, 124 मिल जाएगी। और 124 में यदि हम फिर 2 से गुणा कर दें तो 124 दूनाई 2 चौको 8 और 12 दूनाई 24, 248 मिल जाएगी। और 248 में यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो देख रहे हैं 248 में 2 से गुणा करने पर इसका मान मिल जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 1 9, 2 दूनाई 4, 496 स्वयं मिल जाती है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं किसी भी संख्या के अपवर्तक उससे बड़े नहीं होते हैं, तो ये 496 के सभी अपवर्तक होंगे। अब यदि हम इन अंकों का योगफल निकालें, सभी अपवर्तकों को जोड़ें तो 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 + 496, यदि इन सभी का हम योगफल करें तो देख रहे हैं योगफल में इसका मान मिलेगा। पहले हम छोटी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 1 2 3, 3 4 7, 7 8 15 और 15 में 16 जोड़ेंगे, देख रहे हैं 15 दूनाई 30, 31, 31 दूनाई 62 और 62 में 62 जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 62 मिल करके 124 मिल रहा है। और 124 मिल करके 248 और 248 मिल करके 496। यहाँ तक की संख्याओं का योग 496 है। 496 में 496 और जोड़ दें तो देख रहे हैं 496 का दूना मिल जाएगा, 496 गुणे 2, 496 गुणे 2 अर्थात देख रहे हैं 2 छंग 12, 2 नहीं 18, 1 19, 2 चौको 8, 8 1 9, तो 992 जो कि 496 का दूना है। तो यदि किसी संख्या के सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या के दूने के बराबर आता है तो फिर वह संख्या एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। इस प्रकार से 496 एक संपूर्ण संख्या है। आता है 496 एक संपूर्ण संख्या है। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं छठे प्रश्न में दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखा है प्रत्येक संख्या, प्रश्न 6 में दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में कह प्रत्येक संख्या खाली स्थान होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होता है, तो पहले स्थान पर स्वयं और दूसरे स्थान पर अपवर्तक भरेंगे। तो छठे के पहले पार्ट में पहले हम स्वयं और उसके बाद अपवर्तक। इसके बाद दूसरा है प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका अपवर्तक होता है, तो दूसरे में अपवर्तक भरेंगे। तीसरा है किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। पहले स्थान पर छोटा और दूसरे में उसके बराबर होता है। चौथा है प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का एक अपवर्त्य होती है। खाली स्थान में अपवर्त्य भरेंगे। पांचवा है 78 के अपवर्तक हैं। तो यदि हम 78 के अपवर्तक लिखें तो देख रहे हैं खाली स्थान में
इसका 5वां पार्ट है 78 के अपवर्तक। देख रहे हैं 78 के अगर हम अपवर्तक लिखेंगे, 78 के अपवर्तक एक जानते हैं प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। इसके बाद 78 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी देख रहे हैं विभाजित हो रहा है, 3 दूनाई 6, 3 तिछक 18। इसके बाद फिर अगर देखें तो 3 से विभाजित करने पर 3 दूनाई 6 और तिछक 18 अर्थात 26 संख्या आती है। 26 देख रहे हैं 13 से फिर विभाजित होगी और 13 के पूर्व हम और देख लेते हैं और किसी संख्या से तो विभाजित नहीं होती है। तो 3 के बाद फिर यदि देखें 6 कम 6 1 बचता है, 6 त्रिक 18, तो देख रहे हैं 6 से भी विभाजित होती है। इसके बाद 13 तिछक 78 13 मिल जाएगी और 13 के बाद देख रहे हैं संख्या 26 से विभाजित होगी। तो देख रहे हैं 13 1 कम 13 से मिल ही गया, 13 दूनाई 26 और फिर 13 ती 39 और प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है, इसलिए 78 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 78 के अपवर्तक क्रमशः 1 2 3 6 13 26 39 और 78 प्राप्त होते हैं। तो ये हम खाली स्थान में भर देंगे। तो इस प्रकार से अभ्यास 10A का ये संपूर्ण हल है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।